अध्यायों को हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन उनसे संबंधित जब हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो अक्सर हम अटक जाते हैं। इसलिए कोशिश हमारी ये रहती है कि जब भी हम कोई अध्याय आपके लिए लेकर आएं, खास तौर से कोई गद्य खंड का अध्याय, तो उसकी कहानी, उसमें लिखी सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझा दें, ताकि उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आपको करने में कोई परेशानी नहीं आए। मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 11th की हिंदी कोर का जो हमारी बुक है आरो भाग 1, उसके गद्य खंड का 5वां अध्याय है गलता लोहा। तो अभी तक हम 4 अध्याय पढ़ चुके हैं और 5वां अध्याय है गलता लोहा। ये एक कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करी है शेखर जोशी जी ने। बहुत अच्छी कहानी है जहाँ पर कई चीज़ों को बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो है वो जाति को लेकर भी काफ़ी चीज़ें हैं, अपने डेडिकेशन को लेकर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे ना तो डिटेल में बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपको बता दूं कि आज के हम इस वीडियो में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले लेखक परिचय। ध्यान रखिएगा, कोई भी अध्याय हो उनके लेखकों के बारे में ज़रूर पढ़ना है। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए उनके बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, पाठ की रूपरेखा। इस पूरे पाठ में हम क्या क्या जानने वाले हैं, यानी कि एक तरीके से अगर कहानी है तो उसके कथ्य को समझेंगे। फिर संपूर्ण व्याख्या, यानी कि पूरे पाठ को हम समराइज करके पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ये चैप्टर बहुत लंबा है, तो लेकिन छोटा करके तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेखक परिचय के साथ में, क्या है लेखक हमारे, शेखर जोशी जी। नई कहानी आंदोलन के कहानीकार शेखर जोशी का जन्म 1932 में। अब आपको जो ध्यान रखना है वो क्या याद रखना है, इनका सन 1932 में कहाँ हुआ, अल्मोड़ा उत्तरांचल। तो ये सबसे पहले 2 चीजें, कब हुआ जन्म, 1932 में, कहाँ हुआ, अल्मोड़ा उत्तरांचल में। हिंदी साहित्य की नई कहानी आंदोलन के बीच उभरी प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। मतलब कि जो नई कहानियों की, मतलब आप एक समझो आधुनिक काल के नेता हैं ये, और इन्होंने जो कहानी का पैटर्न लिया है वो बहुत ही नवीनतम है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन की प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। निहायत सहज और आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ने एवं प्रस्तुत करते हैं। यानी कि इन्होंने जो भी लेखन कार्य किया है वो बहुत ही सीधा और सरल तरीके से किया है। मतलब ज़्यादा उसमें कुछ दिखावा नहीं, कुछ नहीं किया है, लेकिन अपनी इस लेखन शैली के जरिए उन्होंने समाज में फैली बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं, बहुत सारे आडंबर हैं जिनको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। यानी कि जब हम इनकी रचनाएं पढ़ते हैं तो जिस समय ये रचनाएं लिखी गई थी उस समय समाज में क्या क्या चीजें फैली थी, किस तरीके से फैली थी, क्या विडंबनाएं थी, क्या रूढ़ियां थी, क्या परंपराएं थी, हम सब कुछ जान और समझ सकते हैं। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का अत्यधिक योगदान रहा। अब उन्होंने ये सारी चीजें इतनी बखूबी ढंग से प्रस्तुत करी है, इसका मतलब क्या है कि उन्हें लेखन में बहुत ही अच्छी महारत हासिल है। अपनी भावनाओं को वो बहुत अच्छी तरीके से कलमबद्ध कर सकते हैं, हमारे सामने लिखकर प्रस्तुत कर सकते हैं। हम उनकी लेखन शैली को जब हम पढ़ते हैं, उनके द्वारा जो भी रचनाएं हैं हम जब पढ़ते हैं तो उन्हें बखूबी समझ लेते हैं कि हमारे लेखक कहना और समझना क्या चाहते हैं। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी रही हैं, कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये कहानी संग्रह है। ये जितने भी अभी हमने आपको बताए ये सभी कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद, ये एक शब्द चित्र संग्रह है। अब हम आ गए पाठ की रूपरेखा में। आखिर ये जो पूरा पाठ हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर है क्या क्या चीज, क्या देखिए, समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली प्रस्तुत कहानी गलता लोहा इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा व बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो जातिगत जितने भी भेदभाव हैं, जितनी भी भेदभाव, जितनी भी चीजें हैं वो हमें इनमें यहाँ देखने को मिलेंगी। और इसको इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से, इन्होंने बिल्कुल दिखावा नहीं, जो चीजें जैसी थी उसी तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करी भी है। लेखक की किसी
मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के कारण उस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि वो मोहन एक ऐसा लड़का है जो जन्मा तो उच्च जाति में है लेकिन निर्धन, पैसा नहीं है। फिर वो इस उच्च जाति के चक्कर में और पढ़ने लिखने के लिए वो ऐसे चक्करों में फंसता है और जाकर वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां पर उसके लिए ये जाति, ये वर्ण कोई मायने नहीं रखते। उसके लिए सिर्फ कर्म मायने रख जाता है, कोई जाति धर्म मायने नहीं रखता। सामाजिक विधि निषेधों के ताक पर रख कर वह धनराम लोहार के आफर पर केवल बैठता ही नहीं बल्कि उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। तो देखिए, जिस समाज से वो एक ब्राह्मण परिवार से था मोहन, लेकिन अंत में जब ये कहानी खत्म, मतलब जहाँ से शुरू हो रही है जहाँ खत्म हो रही है वो एक ही जगह पर है, इसलिए क्योंकि ये कहानी फ्लैशबैक में चल रही है। मोहन जो है वो धनराम के आफर, धनराम एक लोहार है, आफर मतलब जहाँ पर वो धौकनी चलाता है ना, जहाँ आप लोग देखते हो कि लोहार जो है धौकनी चलाता है और लोहे को गर्म करके उसे बेंड करना और शेप देने का काम करता है, उसको आफर कहते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण जाति का होके मोहन जो है वो एक लोहार के आफर पे आके बैठता है, सिर्फ धार कराने आया था, लेकिन वहां पर वो जब धनराम से एक काम नहीं सदता, वो एक लोहे को बेंड कर रहा होता है, वो उससे नहीं हो पाता है, तो वो धनराम की मदद भी करता है। यानी कि ब्राह्मण का होता है, मतलब समाज में इतनी ज़्यादा वर्ण व्यवस्था थी कि ब्राह्मण जो लोग होते थे वो लोहार टोला में आते भी नहीं थे, और यहाँ पर ब्राह्मण होते हुए वो लोहार के यहाँ दुकान पर बैठकर उसके काम में मदद कर रहा था। तो उसकी मनोस्थिति इतनी ज़्यादा बदल चुकी। चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि ये पाठ एक तरीके से फ्लैशबैक में चलेगा। तो एक एक करके बताते हैं। मोहन का परिवार एवं उसका बचपन। कहानी कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम? मोहन के बैकग्राउंड से सारी चीजों को बता रहे हैं। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती की और अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं होते। जैसे हमने बताया कि मोहन एक ब्राह्मण परिवार से है। उनके पिताजी जीवन भर पंडिताई करते रहे। अब चूंकि एज हो चुकी है तो एक पंडित की लाइफ में बहुत ही नेम धर्म होते हैं। अब उसके चक्कर वो काम नहीं कर पा रहे हैं और ना ही इन नेम धर्मों का पालन कर पा रहे हैं। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ, अब उनके कोई यजमान थे चंद्रदत्त, यानी कि उनके थे जिनके यहाँ पर पाठ करने, जैसे पंडित लोग जाते हैं ना पाठ करने के लिए, उसी तरीके से चंद्रदत्त का रुद्री पाठ यानी शंकर की आराधना का एक प्रकार करने जाना था। रुद्री पाठ जो है शिव जी की आराधना का एक पाठ है, वो करने जाना था, परंतु अपने शरीर की कमजोरी के चलते वह स्वयं को पाठ करने में असमर्थ पाते हैं। क्योंकि उनकी एज हो चुकी है, वो नहीं कर पा रहे हैं। मोहन उनका आश्रय समझ जाता है, लेकिन पिता के अनुष्ठान का व्यवसाय कर पाने में कुशल नहीं। मोहन ये समझ जाता है कि पिताजी अब इस अवस्था में नहीं है कि लोगों के यहाँ जाकर इस तरीके से पूजा पाठ कर सके, लेकिन मोहन भी वो जो है बेचारा मजबूर है, क्योंकि वो इनके पंडिताई के कार्य को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला जाता है। अब वो सोचता है कि ठीक है, पिताजी की हम पंडिताई में तो हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम खेतों की तरफ जाकर खेतों का काम अगर हम कर देते हैं तो उनका थोड़ा भार ये कम हो पाएगा। तभी उसे अपने दोस्त धनराम की याद आती है। वह धनराम लोहार की दुकान पर हंसुए यानी घास काटने के औजार को धार लगवाने पहुंचता है। अब मोहन कहाँ जा रहा था खेत पे। तो उसने हंसुआ उठाया तो हंसुए में देखा धार नहीं है। तब उसे ध्यान आया अपने दोस्त धनराम की कि चलो उसकी दुकान पे चल के हम धार लगवा लेते हैं, जिसके आफर यानी लोहार का कार्यस्थल अति धप धप की आवाज को वह दूर से पहचान लिया करता था। आफर में होता है ना, जब ऐसे करके दी जाती है तो वो जो आग होती है जिसमें लोहा पिघलता है, वो थोड़ा आग तेज हो जाती है और फिर उसमें जब लोहा रखा जाता है, लोहा गर्म हो जाता है तो उसे मनचाहे शेप में मोड़ा जा सकता है। तो वहां पर उसकी जो धप धप की आवाज आती है लोहे को पीटने की और आफर को चलाने की, वो आवाज साफ तौर से वो पहचानता था। धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी यानी लुहार सुनार की आग दहकाने वाली लोहे व बांस की नली, जिसमें हवा दी जाती है जिससे आग तेज होती है,
फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था, यानी कि एक हाथ से हवा कर रहा था, दूसरे हाथ से वो लोहे को उलट पलट रहा था ताकि वो लोहा गर्म हो जाए। और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा हुआ था। मोहन का वहां पर हट गया था, तो वहां बैठने की जगह नहीं थी, तो एक खाली कनस्तर पड़ा था, मोहन उसी कनस्तर के ऊपर बैठ गया और उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देखने लगा। मोहन क्या करने लगा, उसको बहुत ध्यान से देखने लगा। धनराम को काम करते हुए बहुत ही अच्छे से देख रहा था। धनराम व मोहन का मिलना, अब क्या था यहाँ पर देखिए। धनराम मोहन का सहपाठी था। अब ये लोग जो है ना सोच रहे हैं ये दोनों क्यों कैसे मिले। ये दोनों बचपन में स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, दोनों बचपन की यादों में खो जाते। जैसे मैंने बताया ना कि पूरी कहानी हमारी फ्लैशबैक में चलेगी। अब यहाँ से धनराम और मोहन जो हैं वो अपनी पुरानी बातों को याद करना शुरू करते हैं, जब वो लोग स्कूल में साथ पढ़ते थे, और उसके बाद से लेकर प्रेजेंट टाइम तक की सारी बातें वो याद करेंगे। मोहन द्वारा धनराम से मास्टर त्रिलोकी सिंह के बारे में पूछने पर वो उसे बताता है कि पिछले साल ही गुजर गए। अब जो है चूंकि वो पुरानी बातें याद करने लगते हैं, तो इनकी पुरानी यादों में इनके स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह भी थे। तो मोहन उनसे पूछता है धनराम से कि मास्टर जी के बारे में, त्रिलोक सिंह। तो धनराम बताता है कि पिछले साल त्रिलोक सिंह मास्टर गुजर गए, यानी कि उनका देहांत हो गया। धनराम बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला। लला किसके लिए बोल रहा है धनराम? मोहन के लिए। दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगते हैं, मोहन और धनराम। उनका कड़क आवाज में विद्यालय में खेलते हुए बच्चों से प्रार्थना करने व मोहन के विषय में पूछना। मोहन को जो है ना बहुत मानते थे त्रिलोक सिंह मास्टर, क्योंकि मोहन पढ़ने में भी बहुत अच्छा था और दूसरा वो ब्राह्मण जाति का था, तो इस वजह से वो उनको बहुत मानते थे। उनकी कड़क आवाज़ थी। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था। प्रार्थना करने के लिए मोहन को बुलाते कि आकर भाई स्टेज पर प्रार्थना करो। वह मास्टर जी का चहेता था और पूरे स्कूल का मॉनिटर था। वही प्रतिदिन विद्यालय में हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए गाकर प्रार्थना करवाता था। कौन करवाता था? मोहन करवाता था। अन्य बच्चों द्वारा मास्टर जी के प्रश्नों के जवाब ना देने पर वह उनके प्रश्नों के जवाब देता था। अब मास्टर तो मास्टर है, वो सबसे सवाल पूछते थे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाता था। तो जब कोई ना दे पाए तो अंत में मोहन उन सवालों का जवाब दे दिया। जैसे मैंने बताया कि वो पढ़ने में बहुत तेज था, इसीलिए मास्टर साहब ने उसे कमजोर बच्चों को दंड देने का अधिकार भी दिया था। यानी कि जो बच्चे नहीं सुना रहे हैं, जो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, मॉनिटर होने के बातें के खातिर मोहन को उनको दंड देने का पूरा अधिकार था। मान लीजिए अगर मोहन ने किसी बच्चे से कोई पहाड़ा, कोई कहते हैं टेबल सुना, उसे नहीं सुना पाया वो, तो मोहन उसकी पिटाई कर सकता था। ये अधिकार मास्टर त्रिलोक सिंह ने मोहन को दे रखा था। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। यानी कि जिन दो लोग आपस में बैठे सामने बात कर रहे थे, मोहन और धनराम, तो मोहन से धनराम ने भी बहुत ज्यादा मार खाई थी। लेकिन किसके कहने पर? मास्टर के कहने। दोनों आपस में नहीं झगड़े थे, मास्टर जी जब कहते थे तो फिर मारते, पिटाई पड़ती थी। मोहन धनराम की पिटाई करता था। धनराम के इसके बावजूद मोहन के प्रति स्नेह और आदर भाव था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उनके मन में बचपन से बैठा दी गई थी। अब देखिए, अगर हमको कोई पिटाई करेगा तो हम उस लड़के से चिढ़ने लगेंगे, सीधी सी बात होगी। लेकिन धनराम जो है वो कभी मोहन से नहीं चिढ़ा। मोहन से इतनी मार खाने के बाद भी वो कभी उससे चिढ़ा नहीं, पूरा सम्मान करता था, आदर भाव रखता था। इसका एक कारण ये था कि दोनों में जो जातिगत भिन्नता थी वो आदर का भाव था, क्योंकि निम्न जाति के दिमाग में, दिल में ये सारी चीजें बचपन से बैठा दी जाती थी कि भाई हमें चाहे न चाहे उच्च जाति के लोगों का मान सम्मान और आदर भाव करना है, और यही चीज धनराम के मन में भी बैठाई गई थी। इसलिए वो मोहन का पूरी तरीके से आदर और सम्मान करता था। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, यानी कि कंपटीशन नहीं समझा। मास्टर त्रिलोक सिंह सदैव ये कहा करते थे कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का नाम रोशन करेगा, क्योंकि वाकई मोहन पढ़ने में बहुत अच्छा था और लड़का भी अच्छा था। इसलिए सभी का मानना था कि वो आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बनेगा। धनराम की पढ़ाई में अनुरुचि, यानी कि जो धनराम था, यानी कि जो लोहार था, वो पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। इसके बारे में बताया गया है। धनराम गांव के खेतीहर व मजदूर परिवार के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे कक्षा में पढ़ा करता था। मतलब बाकी जो जितने भी
जो लोग थे उन बच्चों की तरह ही पढ़ता था। मास्टर जी कभी कभी उस पर विशेष ध्यान रखते थे। एक दिन मास्टर जी ने उसे 13 का पहाड़ा सुनाने को कहा। किससे? धनराम से। मास्टर जी ने धनराम से 13 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा, लेकिन पहाड़ा याद ना होने के कारण मास्टर जी ने उसको पीटना शुरू कर दिया। अब वो पहाड़ा ना सुना पाए तो मास्टर जी ने उसकी पिटाई करी। इसी दौरान डंडी टूट गई। अब वो पिटाई कर रहा था, पिटाई करे उन्होंने तो डंडी टूट गई। मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। अब ये मास्टर जी का नियम था कि अगर आपको दंड मिल रहा है तो आपको दंड खाने के लिए डंडा भी खुद ही लाना पड़ेगा। धनराम डर या मंद बुद्धि होने के कारण 13 का पहाड़ा कभी नहीं सुना पाया। 13 का पहाड़ा होता भी टफ है भाई, तो वो कभी सुना नहीं पाया। एक तो कम बुद्धि और दूसरा डर भी था मास्टर जी का, जिस कारण मास्टर जी उसे पर व्यंग करते थे। अब मास्टर जी उस पर व्यंग करते हुए क्या कहते थे? तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे, हाथ विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें। यानी कि तुम्हारे दिमाग में लोहा है, तुम्हें विद्या कभी नहीं आएगी। अब ये इस कारण कहते थे, लोहार जात का होने के कारण उसको इस तरीके से टीज किया करते थे। इतना कहकर उन्होंने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। अब ये कहा, व्यंग किया, टीजिंग करी और दराती निकाल कर कहा कि घर से जाकर धार लगाकर लेकर आना। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़ा से लेकर घन चलाने तक की विद्या सिखा दी थी। यानी कि देखो, वो पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन अपना पुश्तैनी काम उसके पिताजी ने उसे खूब अच्छे से सिखाया था। यानी कि घन यानी कि सारी चीजें जो भी लोहार का काम होता है उसके पिताजी ने उसे खूब अच्छे से सिखा दिया था। विद्या सिखाने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह ने अपनी पसंद का वेद चुनने की छूट देते थे कि तुम्हें जिससे मार खानी है वो वेद तुम खुद लेकर आओ, परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। यानी कि 2-3 लेकर आते थे और उसके बाद उसमें से एक चुनाव खुद करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, जिसके पश्चात धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाली। अब गंगाराम कौन थे? धनराम के पिताजी। तो क्या हुआ, यहाँ पर धनराम जी जब गुजर गए तो अब गंगाराम जी जब गुजर गए यानी कि धनराम के पिताजी, तो अब लोहार का काम किसे संभालना था? धनराम। तो अब वो उनकी जगह पर बैठने लगा और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे। यानी कि गंगाराम की दुकान अब धनराम की दुकान बन चुकी थी। यानी कि अब वो पूरी तरीके से जो धनराम था वो अपने काम में लग चुका था। अब आगे मोहन के पिता वंशीधर की महत्वाकांक्षा। अब मोहन पढ़ने में अच्छा था तो भाई उनकी बहुत महत्वाकांक्षा थी कि मोहन आगे चल के काफी अच्छा पढ़े लिखे। तो वही था, प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेता है, यानी कि स्कॉलरशिप ले लेता है, जिससे वंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगते हैं कि भाई वो पढ़ने में इतना अच्छा है तो वो आगे चल के एक बड़ा आदमी बनेगा। पैतृक पुरोहिताई के धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। यानी कि वो ये जानते थे कि पुरोहिताई के धंधे में ना ज्यादा पैसा है ना कुछ है, तो वो ये चाहते थे कि मोहन जो है वो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, क्योंकि इस काम से वो अपने परिवार का पेट तक ना भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य यानी कि गरीबी मिटा दे, उनकी यही मनोकामना थी। यानी कि मोहन पढ़ लिख तो गया है, अब आगे पढ़कर एक अच्छा आदमी बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए, तो वो क्या करेगा, वो अपने घर की जितनी गरीबी है उसको मिटा देगा। अब क्या हुआ, मोहन द्वारा स्कूल पहुंचने के लिए किया गया संघर्ष। अब देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि गांव थे, गांव में एक स्कूल छोटा होता था, लेकिन अब अगर वो पार कर लिया प्राइमरी स्कूल यानी कि 5th तक उसने पार कर लिया, अब 5th के आगे की अगर पढ़ाई करनी है तो उसे गांव से दूर किसी दूसरे स्कूल में पढ़ने जाना पड़ता था। अब एक गांव से दूसरे गांव का डिस्टेंस ज्यादा होता था, बीच में बहुत ज्यादा परेशानियां भी होती थी। अब उसने स्कूल पहुंचने के लिए क्या क्या संघर्ष किया ये देखते हैं। मोहन की आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। जैसे मैंने बताया कि गांव से उसने प्राइमरी स्कूल तो पास कर लिया, लेकिन अब उसके आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कूल दूसरे गांव जाना पड़ा जो उस गांव से 4 मील दूर था, जिसे पार करने में 2 मील की चढ़ाई के अतिरिक्त बरसात के मैदान में नदी के जल स्तर की वृद्धि की एक बड़ी समस्या, मतलब बीच में एक नदी भी पड़ती थी। एक गांव से दूसरे गांव के स्कूल तक जाने के लिए 4 मील का रास्ता था, उस 4 मील के रास्ते में 2 मील
आपको चढ़ना पड़ता था। फिर उसके बाद एक नदी पड़ती थी जो बरसाती नदी थी, और बरसात में वो नदी उफनाने लगती थी, यानी बहुत ज़्यादा उसमें पानी आ जाता था। तो ये सारी समस्याएं हो जाती। बंशीधर रोजाना शाम को थके हुए मोहन को प्रोत्साहित करने के लिए पुराणों में निहित विद्या व्यसनी यानी विद्या को प्राप्त करने की ललक रखने वाले बालकों की कथा सुनाते थे। अब सोचिए, मोहन बेचारा डेली स्कूल जाता, 4 मील चल के जाता, नदी पार करता, फिर वहां से वापस आता, 4 मील चल के थक जाता था। तो अब उससे थोड़ा सा निराश होने लगता था। तो उसके पिताजी उसे डेली शाम को कुछ ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाते थे जहां पर लोगों को विद्या पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। वर्षा ऋतु में नदी पार करने की कठिनाई को देखते ही वंशीधर अपने एक यजमान, उनसे कथा करने वाले के घर में मोहन के रहने का प्रबंध कर देते हैं। अब बरसात के समय में क्या होता था, वो नदी बहुत ज्यादा पानी से भर जाती थी, फिर उसे पार करना मुश्किल होता था। तो फिर उन्होंने क्या किया, जिस गांव में स्कूल था उसी गांव में वंशीधर जी के एक यजमान थे। तो उन यजमान के यहाँ ही बरसात के समय में जब नदी भर जाए तो उनके यहाँ मोहन के रहने का प्रबंध कर दिया कि भैया अब तुम अगर नदी है तो उसको, तुम बढ़ी हुई है तो पार मत करो, तुम वहीं पर रह जाओ। उस घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन भी खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी का जलस्तर घटने पर गांव लौट आता था, यानी कि जब जलस्तर घटता था तब वो वापस आता था। एक दिन नदी में पानी कम था और मोहन कुछ घसियारों के साथ के साथ नदी पार कर रहा था। तभी पहाड़ी की दूसरी ओर से भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी में पानी बढ़ गया। किसी तरह वह घर पहुंचा। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और वे मोहन के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। एक दिन क्या हुआ कि भाई नदी का जलस्तर कम था, तो उसने कहा कि चलो बाकी घसियारे जो है, घसियारे मतलब जो घास काटने वाले होते हैं, वो नदी पार कर रहे थे, तो उसी के साथ मोहन भी नदी पार करने लगा। लेकिन एकदम से क्या हुआ, भाई पहाड़ी एरिया था, तो पहाड़ के दूसरी तरफ जो है खूब तेज बारिश हुई, तो एकदम से नदी में पानी बढ़ गया। लेकिन जैसे तैसे वो जान बचा के अपनी नदी तो पार कराया और घर में आके पिताजी को बताया, तो पिताजी डर गए कि मान लो अगर जरा सी चूक होती तो जान पे जा सकती थी। तो उसके बाद जो है वो मोहन को लेकर काफी चिंतित रहने लगे। मोहन को पढ़ने के लिए लखनऊ जाना। अब उन्होंने एक जरिया निकाला कि मोहन जो है वो आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे लखनऊ भेज दिया गया। अब वो लखनऊ कैसे पहुंचा ये देखते हैं। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया था। अब यानी कि देखिए, जो ब्राह्मण परिवार था जो पूरा, उन्हीं में एक संपन्न परिवार, काफी पढ़ा मतलब पैसे वाला परिवार था। उनका एक लड़का था रमेश, वो लखनऊ में रहता था और उन दिनों उसकी छुट्टियां थी, इसलिए वो गांव आया हुआ था। वंशीधर बातों बातों में रमेश से मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, बताते हैं कि भाई मैं उसकी पढ़ाई को लेकर चिंता हूँ। रमेश उनसे मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए कहता है कि ठीक है, आप क्यों इतना चिंतित हो रहे हैं, मैं मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाता हूँ, वहां जाकर पढ़ाई करा दूंगा। वंशीधर को ऐसा लगा कि उन्हें रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए। मतलब वो तो मोहन को पढ़ाने के लिए आतुर थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। और यहाँ रमेश ने जो सामने से ऑफर दिया, वो उनको ऐसा लगा कि भैया भगवान ने ही ऑफर दे दिया हो। मोहन जब लखनऊ पहुंचा तो वहां उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। अब उसके साथ लखनऊ में बहुत कुछ घटित हुआ जिसने उसके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। क्या हुआ, घर की महिलाओं के अतिरिक्त वह आस पड़ोस की महिलाओं के लिए भी काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया था। मोहन गया तो लखनऊ था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन रमेश उसे पढ़ाई कराने के लिए नहीं, एक घरेलू नौकर बनाकर लेकर गया था। वो रमेश के घर की औरतों के तो छोटे मोटे काम करता ही करता था, अब वो आस पड़ोस की भी जितनी औरतें थी उनके भी घरों के काम वो करने लगा था। तो करने तो वो गया था क्या, पढ़ाई, लेकिन वो पढ़ाई के अलावा एक छोटा सा नौकर, घरेलू नौकर बन के रह गया था। रमेश बड़ा बाबू था, वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक कुछ हैसियत नहीं देता था। तो मतलब रमेश क्या था, वो चालाकी से मोहन को गांव से शहर लाया था अपने काम को सिद्ध करने के लिए। मोहन रमेश की मानसिकता को भली भांति समझता था। मोहन धीरे धीरे रमेश को समझ चुका था कि वो आखिर क्यों उसे यहाँ पर लेकर आया है। अंततः वह काफी टाल मटोल के बाद उसका एक साधारण से स्कूल में दाखिला करा देता है। पहले तो रमेश ने उसका कहीं पर भी एडमिशन नहीं कराया, लेकिन थोड़ा बहुत टाल मटोल के बाद उनका एडमिशन वो एक छोटे से स्कूल में करा देता है।
मोहन द्वारा जीवनगत परिस्थितियों से समझौता करना। अब मोहन के साथ जो परिस्थितियां बन रही थी, पढ़ने वो लखनऊ आया लेकिन वो पढ़ नहीं पाया, सारी चीज़ें उसकी बदलती गईं और धीरे धीरे मोहन ने अपनी इन परिस्थितियों के साथ अपना समझौता किया। शहर में काम के बोझ व नए वातावरण से सामंजस्य स्थापित न करने के कारण मोहन स्कूल में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाता है। एक तो घर के पूरा दिन काम करना, पढ़ाई के लिए उसे समय नहीं मिलना, तो जिस तरीके से मोहन एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लखनऊ आके वो बिल्कुल भी कुछ पढ़ाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे पढ़ने का समय ही नहीं मिलता था। और जिस तरीके से उसके जीवन में इतने उतार चढ़ाव हो रहे थे तो उससे भी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब था। गर्मियों की छुट्टी में भी वह तभी घर जा पाता जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता, यानी कि छुट्टियां पड़ने पर भी वो अपने घर नहीं जा पाता था। अगर रमेश या उसका कोई घर वाला गांव जाता था तो ही वो गांव जा पाता था, अन्यथा उसे अगली कक्षा की तैयारी के नाम पर शहर में ही रोक लिया जाता था कि भाई अब तुम प्रमोट हो गए, नई क्लास में जा रहे हो तो अब तुम पढ़ाई करो, तुम्हें गांव जाने की जरूरत नहीं। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता तो कर लिया था, वह घर वालों की असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। मतलब वो वंशीधर जी को कुछ भी नहीं बता रहा था। अगर वो वंशीधर जी को असलियत बता देता तो शायद वो बहुत दुखी हो जाते, इसलिए वो उनको असलियत नहीं बता रहा था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ाने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था, यानी कि 5th तक की पढ़ाई उसने स्कूल में करी, फिर उसके बाद 6 उसने दूसरे गांवों में करी, फिर उसके बाद 7th 8th की पढ़ाई उसने लखनऊ आकर करी। और 8th पढ़ने के बाद रमेश के घर वाले उसे आगे की पढ़ाई कराने के लिए तैयार नहीं थे। वह उसे बेरोजगारी का तर्क देकर तकनीकी स्कूल में दाखिला करा देते हैं। कहते पढ़ लिख कर क्या है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी, पढ़ लिख कर कौन सी नौकरी मिलने वाली है, तुम कुछ जो है तकनीकी शिक्षा लो। तो इसके लिए उसे एक टेक्निकल जगह पर ट्रेनिंग के लिए डाल दिया जाता है। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कारखानों के चक्कर काटने लगा। यानी कि तकनीकी जितनी भी टेक्निक के तौर पर, ये नहीं बताया कि कौन सी टेक्निक, उसने जो है उसकी ट्रेनिंग ली। 1.5-2 साल तक वो ट्रेनिंग लेता रहा और फिर उसके बाद उसके हाथ में जब टेक्निक हाथ लग गई तो फिर उसके आगे वो आगे के कारखानों में काम करने के लिए काम खोजने लगा। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी, मगर वंशीधर को तो असलियत पता नहीं थी, वो तो गांव में थे। वो ये सोच रहे थे कि मोहन तो भाई जो है वो लखनऊ में खूब अच्छे से पढ़ रहा है, खूब पढ़ेगा और आगे चल के एक बड़ा आदमी बनेगा। परंतु वास्तविकता पता चलने पर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन बाद में उन्हें जब रमेश की असलियत पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। जब धनराम मोहन के बारे में उनसे पूछता तो वह उसे झूठ बोलते कि मोहन सेक्रेटरिएट में नियुक्त हो गया है। भाई आस पड़ोस के लोग पूछते तो धनराम ने भी एक बार वंशीधर से जो है मोहन के बारे में पूछा तो वंशीधर ने बता दिया कि भाई सेक्रेटरिएट में उसको नौकरी मिल गई है। यह सुनकर धनराम उससे यही कहता कि मोहन लला बचपन से ही बुद्धिमान थे, क्योंकि सभी भाई वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, तो सभी लोग ये मानते थे कि वो काफी आगे चल के अच्छा पढ़ेगा। गांव वालों की जाति संबंधी मान्यताएं। अब हम क्या जानने वाले, गांव वाले जाति को लेकर बहुत ज्यादा थे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ब्राह्मण टोले के लोग कभी भी लोहार के टोले में नहीं जाते। टोला मतलब मोहल्ला, यानी कि ब्राह्मण वाले जितने भी लोग थे वो जहाँ पर लोहार लोग रहते थे वहाँ कोई नहीं जाता था। मतलब उनकी दुकान तक जाना और बैठना तो बहुत दूर की बात है। धनराम व मोहन बचपन से विभिन्न प्रसंगों पर बातें करते हैं, मतलब वो दोनों वहां पर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। धनराम हंसुए पर धार लगाने के पश्चात कहता है, यदि पंडित जी किसी के हाथों हंसुओं को भिजवा देते तो तभी वह ठीक कर देता। अब कहाँ आ गए, प्रेजेंट में। अभी तक सारी कहानी कहाँ चल रही थी, फ्लैशबैक में चल रही थी। अब हम लोग आ गए प्रेजेंट में। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, धनराम बोलता है कि अगर पंडित जी ने किसी के हाथ हंसुआ भिजवा दिया होता तो मैं धार लगा देता। मोहन तुम्हें आने की क्या जरूरत थी। वो इसने इसलिए कहा क्योंकि ब्राह्मण लोग इस तरीके से किसी लोहार की दुकान पर नहीं आते। मोहन बिना कुछ कहे वहीं बैठा रहता है कि वो हंसुआ पे धार लगा रहा होता है और वो चुपचाप वहीं बैठा, वो धनराम की किसी बात का जवाब नहीं देता। गांव में सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोला के लोग शिल्पकार टोले में नहीं बैठते थे, यानी कि वहां बैठना अपना अपमान समझते थे। यदि कोई आवश्यक काम आ भी जाता तो ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले आते और खड़े खड़े ही अपना काम पूरा करवा ले जाते। मतलब एक तो आते नहीं, और कोई इमरजेंसी पड़ती अगर वो वहां आते भी तो सिर्फ खड़े खड़े अपना काम करवाते थे, वहां बैठते नहीं थे।
ब्राह्मण टोले के लोगों को शिल्पकार टोले के लोगों द्वारा बैठने के लिए कहना भी अपराध माना जाता था। अगर वो शिल्पकार, जैसे कि अगर मान लो धनराम मोहन से कहे कि बैठ जाओ, तो ये बहुत बड़ा गुनाह होता था कि ऐसा नहीं, मतलब नीची जाति के लोग जो हैं, लोहार शिल्पकार लोग जो हैं, वो ब्राह्मण जाति के लोगों को अपने यहाँ बैठने के लिए कह भी नहीं सकते थे। धनराम मोहन के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित हो जाता है कि मोहन वहां पर आया और बैठा। इस चीज को लेकर बहुत आश्चर्यचकित था धनराम, किंतु बिना कुछ कहे अपने कार्य में तल्लीन रहता है। मतलब धनराम कुछ कहता नहीं, दिमाग में सोच जरूर रहा होता है कि आखिर मोहन यहाँ आया और बैठा, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, सिर्फ दिमाग में ये सारी बातें वो सोच रहा होता है। मोहन की सृजनात्मकता। अब मोहन ने जो है तकनीकी जो है वो ट्रेनिंग ली थी, वो अच्छी तरीके से जानता था सारी चीज़ों को, कारखाने लायक उसने काम करना भी सीख लिया था। अपनी उसी महारत को अब वो धनराम के ऑफर पर दिखाएगा। ठीक है, क्या है देखिए। धनराम अपनी दुकान पर लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था। अब मोहन जब धनराम के पास पहुंचा था तो वो वहां पर धनराम क्या कर रहा था, वो एक लोहे की छड़ को गर्म करके बेंड करके उसे गोल एक शेप दे रहा था। ठीक है, किंतु छड़ निहाई पर ठीक प्रकार से ना फंसने के कारण ढंग से मुड़ नहीं पा रही थी। अब क्या था, वो भाई गरम लोहा है, हाथ से तो पकड़ नहीं सकते, तो उसे दो निहाइयों से पकड़ा जाता था और पकड़ के फिर उन्हें आपस में मिलाया जाता था। लेकिन हो क्या रहा था, धनराम उसे ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो उन्हें मिला नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक देखता रहा। मोहन धनराम को इस तरीके से जो है जद्दोजहद करते हुए थोड़ी देर तक तो देखता रहा और फिर वह स्वयं दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर करके धनराम के हाथों से हथौड़ा लेता है और नपी तुली चोट से छड़ को पीटते पीटते गोल का रूप दे डालता है। जब मोहन से धनराम से वो काम नहीं हो रहा था तो मोहन उठता है, एक पकड़ लेता है, पकड़ से छड़ को गोल करता है, पीटते पीटते उसे गोल कर देता है। मतलब जैसे कोई एक महारत व्यक्ति होता है जो किसी खूब ज्यादा एक्सपीरियंस हो ये काम करने का, उस तरीके से करके वो काम संपन्न कर देता है। मोहन का काम व स्फूर्ति को देखकर धनराम अवाक रह जाता है। वो ये देखकर अवाक रह जाता है कि एक लोहार का काम एक ब्राह्मण परिवार का लड़का किस तरीके से कर पा रहा है। ये देखकर वो चौंक जाता है। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच व धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले को त्रुटिहीन गोलाई की जांच करता है। वो गोलाई कर तो लेता है, इधर धनराम के दिमाग में इतने सारे सवाल हैं और वो आश्चर्यचकित है। इन सब से बेखबर मोहन जो है उस लोहे की छड़ को गोलाई देकर उसे जांच परख रहा था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। उसकी आंखों में एक सृजक की चमक थी, यानी कि जब हम कोई चीज़ अच्छी बना लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। वो चमक उसके अंदर साफ दिखाई दे रही थी, जिसमें ना स्पर्धा थी ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। मोहन की उस आंखों में जिस तरीके से किसी चीज़ को अच्छी तरीके से बनाने की चमक थी, उसकी आंखों में किसी तरह का भी कोई भी कंपटीशन या किसी भी चीज़ से हार जाने या जीत जाने का कोई भाव नहीं था। बस अपनी चीज़ को सही तरीके से बना लेने का जो सेटिस्फेक्शन था, वही सेटिस्फेक्शन उसकी आंख में झलक रहा था। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो देखा आपने गलता लोहा कहानी के माध्यम से यहाँ पर दिखाया कि मोहन जो एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, परिस्थिति बस वो किस तरीके से एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा करियर नहीं अपना पाता। ये कहानी जहाँ जातिगत विशेषता बताती है, वहीं बहुत ही स्वार्थी लोगों द्वारा एक होनहार युवक का जीवन तबाह करने की कहानी भी बताती है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। अब हम मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करना है, लेकिन साथ ही साथ फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और जहाँ पर आपको टाइम टू टाइम आने वाले सारे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है ना, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।